सुबह फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में से कर रहे हैं एग्जिट। हर सेशन के आखिर में आप देखते हो एफआईआईज ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन डेरिवेटिव्स या फिर इंडाइसिस में से, इंडेक्सेस में से भी, स्पेशली इंडेक्सेस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का एग्जिट कर दिया। इक्विटीज में कर दिया 1,200 करोड़ का एग्जिट। हर दिन ये खबर आपको देखने को मिलती है। कभी कभी थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेते तो 200 करोड़, 1,000 करोड़ के आसपास की, लेकिन जो सेलिंग है अल्टीमेटली बहुत ज्यादा हाई है। अब सरकार ने एक डिसीजन यहाँ पर लिया है, क्या लेगी पहले तो जरूरी ये है, यानी कि एंटिसिपेशन है कि ये डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है एफआईआईज की बड़ी बढ़ती सेलिंग को देखते हुए और साथ में ग्लोबल कंडीशन को समझते हुए। क्या ये खबर और क्या इसका इम्पैक्ट पता देखने को मिल सकता है, इन सभी चीजों को यहाँ पर समझते हैं। ऑलराइट, हमारे पास ये खबर है, सेंटर वेज न्यू मूव टू ब्रिंग फॉरेन कैपिटल टू इंडिया। एफआईआईज जो लगातार सेलिंग कर रहे थे, अब वो वापस से इंडियन मार्केट के स्पेशली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट वापस से स्टार्ट कर दें, इसके लिए डिसीजन लिया जा सकता है। ये होता है थ्रेश होल्ड टैक्स परसेंटेज, जो कि पहले 5% के आसपास था, उसको बढ़ा करके 20% गवर्नमेंट ने कर दिया था। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि वापस से उस बढ़े हुए 20% को घटा करके वापस से 5% पर लेकर के आ जाए, ताकि एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन डेट और साथ में फाइनेंशियल एसेट में वापस से अट्रैक्शन अपनी बढ़ा सके, जो लगातार डिप्लीट होती देखने को मिली है। यानी कि जो पहले टैक्स 5% का थ्रेश होल्ड में लगाया जाता था, उसको 20% किया, अब वापस 20% से काट करके 5% पे किया जाए। ये फैसला हमें देखने को मिल सकता है जल्द ही। ये होता है विद होल्डिंग टैक्स। ये किस चीज पर कटता है? ये कटता है आपके कितनी इनकम जनरेट की गई है, ठीक है, इसके बेसिस पर कटता है। यानी कि साल के आखिर में आप लोगों ने क्या किया वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पर नहीं। आप चाहो तो ये वाले पूरे पैराग्राफ्स यहां पर रीड कर सकते हो, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। ये 3 पैरास रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडियन बॉन्ड होल्डिंग, वापस से फॉरेन इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई यहां पर हो सके, इसके लिए टैक्सेस काटे जा रहे हैं। और इसके पीछे के रीजन ये भी है कि बढ़ते हुए एक्सटर्नल प्रेशर और साथ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते को देख करके ये फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है कि ये जो पुरानी रिजीम्स है ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंसेशनल रिजीम जो थी जुलाई 2023 में ही एक्सपायर हो गई थी। फॉलोइंग एक्सपायरी के बाद में विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल जो हुआ करता था फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, वो 20% कर दिया गया था। मेकिंग इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया का जो रिलेटिव हायर टैक्स है वो सबसे ज्यादा था ग्लोबल बॉन्ड इन्वेस्टर्स में, जिसकी वजह से एफआईआईज लगातार आप देख रहे हो पिछले 1 से 1.5 साल से सेलिंग कर ही रहे हैं। क्योंकि 2023 में जो एक्सपायरी हुई थी उसके बाद में जो 20% टैक्स लगाया गया था वो अब वापस से यहाँ पर काटा जाएगा, तो टैक्सेस बढ़ने की वजह से वो सेलिंग आपको लगातार देखने को मिलती थी। तो अब इस न्यूज का इंपैक्ट सीडीएसएल के ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इंक्रीज्ड मार्केट एक्टिविटी यानी कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, आपके इक्विटी ट्रेडिंग, ये जितनी ज्यादा मार्केट के अंदर इंक्रीज होती है उतनी ज्यादा मार्केट एक्टिविटी आपकी बढ़ती है, यानी कि उतना ही ज्यादा इनफ्लो और साथ में मार्केट लिक्विडिटी विद ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ जाता है। और यही चीजें डिपॉजिटरीज के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही डिपॉजिटरीज का सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है। यानी इन शॉर्ट अगर आप समझो तो लिक्विडिटी आपकी वापस से बढ़ने के चांसेस यहां पर बनते हैं इस वाली खबर से, जिसका इंपैक्ट सीडीएसएल के ऊपर भी पॉजिटिव पड़ता देखने को मिलेगा। सेंटीमेंट बूस्ट यहां पर होता है। देखो यार, एफआईआईज, एफपीआईज इंडियन मार्केट में से अगर एग्जिट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं भैया एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी, ऐसा कोई रीजन पक्का होगा, मार्केट क्रैश होने वाला है। इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है स्पेक्यूलेशंस के अंदर कि भैया अब तो मार्केट गया, अब तो मार्केट गया। हर दिन लोग हर 6 महीने के अंदर सुनते हैं आज की डेट में चीजें, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग लगातार हो रही है। भैया अगर बड़ा पैसा मार्केट में नहीं होगा तो मार्केट के गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। सो अगर मार्केट में बड़ा पैसा आएगा तो मार्केट में सेंटीमेंट बूस्ट भी मिलता है। इसके अलावा एसेट अंडर कस्टडी ग्रोथ, ये भी बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि फॉरेन कैपिटल बढ़ने से मार्केट के अंदर आती है, जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मिलता है डिपॉजिटरीज को, जिससे आपके स्मॉल फी परसेंटेज आने से ये जो रिवेन्यू इंक्रीज है एसेट वैल्यूज के अंदर आपको और ज्यादा हाई होता देखने को मिलता है। तो ये टोटल 3 पैराग्राफ से अगर आप लोग चाहो तो इसको रीड कर लेना इंग्लिश में, मैंने आपको इन शॉर्ट ये चीजें बता दी हैं, समझा दी है। अब एक चीज और यहां पर समझना, आप लोगों ने बीएसए लिमिटेड को भागते हुए देखा, बिलियन ब्रेन्स ग्रुप को भी आप लोगों ने भागते देखा, ऑल्दो दोनों के सेक्टर्स अलग अलग है।
ठीक है, आपने इन दो कंपनीज को भागते देखा, लेकिन आप लोगों ने एनएसडीएल या सीडीएसएल इन दोनों में कोई रैलीज नहीं देखी। देखो एनएसडीएल का केस काफी अलग है, इस पर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करा, जाकर के प्लीज जाकर के देख लेना उस चीज को। लेकिन सीडीएसएल में ऐसी क्या गड़बड़ है? सीडीएसएल में दिक्कतें सबसे ज्यादा ये थी पिछले कुछ क्वार्टर में, स्पेशली मार्च, जून एंड सितंबर क्वार्टर, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफी ज्यादा खराब था, इसके साथ में प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का काफी खराब चल रहा था। लेकिन पिछले दो क्वार्टर्स में दिसंबर और मार्च कंपनी ने बहुत बढ़िया कमबैक किया है, इसके बावजूद भी सीडीएसएल में तेजी नहीं आई। अब पहला रीजन आपको मालूम पड़ गया कि भैया ये क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से आपको गिरावट दिखी। लेकिन भाई ये दो क्वार्टर तो अच्छे, 9% 17% का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया है। तो यहां कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट में कुछ खराब कर रही है? तो यस, यहां कंपनी प्रॉफिट में काफी ज्यादा खराब काम कर रही है। मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 20% माइनस में है, जो कि बहुत वीक है, डिस्पाइट इसके कि दिसंबर में कंपनी ने 2% पॉजिटिव ग्रोथ दिया था, काफी बढ़िया मोमेंटम बनाया था। इतने खराब ग्रोथ के बाद में पर भी शेयर के अंदर कोई मोमेंटम बता देखने को नहीं मिला। मार्केट की भी मार पड़ी, कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी मार पड़ी, और ऊपर से चार्ट्स की भी मार पड़ती देखने को सीडीएसएल में मिल रही है। ऑलराइट, अभी टेक्निकली सीडीएसएल 37.7 के एमएफआई पर है, 42.6 के आरएसआई पर है। अब आते हैं सीडीएसएल के चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक बन चुके हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अच्छा लगता है, इस चीज से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे सीडीएसएल का मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, इस पे 200 400 500 अगर व्यूज आए तो मेरे को अगली बार मन भी नहीं करेगा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, दैट मींस कि मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भी आप लोग देखना चाहते हो एटलीस्ट। ये है सीडीएसएल लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ही चार्ट ले रहे हैं, सिंपल। यहाँ पर रीजन इसके पीछे ये है कि इस चार्ट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहला आपको मिलेगा 200 ईएमए, एक लंबे समय में स्टॉक अभी तक रिजेक्ट करता हुआ आया है। दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा, रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाया 200 ईएमए पर ही 1400 के पास में। यहां आपका क्रूशियल रिजेक्शन आप लोगों को नजर आ जाता है 1400 पे, जहां पे रिसेंटली डबल टॉप भी था और 200 ईएमए का भी रिजेक्शन खा करके आ गया। ये सब चीजें आपको एक चार्ट पर नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बनता है कि स्टॉक इस समय कहां पर है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट रेंज आप लोगों की मार्क करी थी, जिसमें अराउंड 1150, ठीक है, और साथ में वैसे 1180 के आसपास हम लोगों ने मार्क किया था, बट कोई बात, 1150 भी चल जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देते हैं, हम 1180 ही ले लेते हैं, जो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज को। और 1210, 1210, ये दो लेवल सीडीएसएल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मार्च के महीने में भी स्टॉक ने इस रेंज के अंदर साइडवेज कंसोलिडेशन किया था, और अभी भी इस समय स्टॉक इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑल दो 7 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे, और 200 ईएमए काफी ज्यादा ऊपर है। ये टेक्निकली चार्ट्स पर अगर हम देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो ये एक बेयरिश सिग्नल है, ठीक है, ये एक बेयरिश सिग्नल है। आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हो जहां पर 1180 एक मेजर बेस आपका है। इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको वापस से ड्रॉप कर सकती है 1130 के आसपास, यानी अपने बेस से 50 पॉइंट नीचे और भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक सीडीएसएल का रिटेलर इन्वेस्टर करे तो करे क्या? ऐसी सिचुएशन पर जहां पर आपके चार्ट्स में लगातार नए रिजेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, स्टॉक ने 200 ईएमए को रिजेक्ट किया, उसके बाद में एक और नया रिजेक्शन बनाया लगभग 1240 पे, फिर एक और नया रिजेक्शन 1290 पर, और उसके बाद फिर से नए रिजेक्शन की तरफ कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में गया 1210 के आसपास। तो हर एक पॉइंट यहां पर टूट रहा है। तो हम यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते कि मेरा ये 1180 और 1210 ये भी टूट जाए, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, दैट मींस कि भैया मेरे पास लगातार फॉल के अंदर आपको 1130 भी लॉन्ग टर्म के अंदर टूटता देखने को मिल जाएगा। इस समय सीडीएसएल का चार्ट बेयरिश है ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न, ये बेयरिश चार्ट है, लेकिन इस बेयरिश चार्ट्स के अंदर हमको फिर भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम ऐसा नहीं करते कि अगर मैंने यहां एंट्री करी है तो मैं यहां बैठ करके लॉस बुक करूं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग क्या करते हैं? एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर मेरी गलती से बाइंग एक टॉप लेवल पर आ चुकी है तो मुझे अपना एक एवरेज करना है। अब आप लोग सुनते हो कई बार कि भाई एवरेज कर लो, सब बढ़िया है, आंखें बंद करके एवरेज करते रहो, एवरेज करते रहो, बाय द डिप करते रहो, हर गिरते में खरीदते रहो। भैया इतनी भारी पॉकेट तो मेरी नहीं है, इतनी डीप पॉकेट्स तो मेरी नहीं है कि मैं हर गिरने पे एवरेज करूं। तो एवरेज की एक स्ट्रैटेजी होती है, इसको यहां पर ध्यान से समझना। आपको ये पता लग गया कि भैया ये 1180 और 1210 मेरे इंपॉर्टेंट बेस है। मेरा स्टॉक अगर इस रेंज पर है और मेरी एंट्री अगर यहां पर है या इस वाले हाई पर है,
तो क्या मुझे यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, मुझे ये मालूम होना चाहिए। तो अगर इस रेंज को तोड़ता है तो मेरे पास सिग्नल क्या आएगा पता है, ये वाली कैंडल, प्रॉपर बेरिश कैंडल जिसके नीचे की विक है ही नहीं। दैट मीन्स कि उस कंडीशन के अंदर 1180 टूटेगा तो मुझको अपना एवरेज यहां करना ही नहीं है भाई, मैं करूंगा ही नहीं। मेरा एवरेज बस एक बार आएगा और उस एक एवरेज से मुझे यहां तक के रिटर्न्स चाहिए। वो कैसे होगा, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके गिरते हुए रिजेक्शन है ये एक बार बढ़ने के लिए आए, यानी कि अभी जहां पर स्टॉक है यहां से अगर 1180 को ये क्रॉस करने के लिए जाता है, सॉरी 1280 को अगर ये स्टॉक क्रॉस करने के लिए जाता है, दैट मीन्स कि वहां पर पॉसिबिलिटी है कि अब इस स्टॉक में आपको बढ़ते बढ़ते तेजी देखने को मिलेगी। यानी तब आप कहते हो हाँ अब मैं एवरेज कर सकता हूं, यानी जो मेरे रिजेक्शंस लगातार गिर रहे थे अब कहीं ना कहीं वो अब वापस से मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। सीडीएसएल की यही प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहां पर बनते तो जरूर है लोग, लेकिन कंपनी के जब फाइनेंशियल्स इतने खराब चले जाते हैं, चार्ट्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, तो लोग लॉस बुक बड़ी जल्दी करने के लिए चले जाते हैं रादर देन की एक स्ट्रैटेजी बनाना ज्यादा जरूरी होता है। सो ये था सीडीएसएल लिमिटेड का वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।